everyone, welcome back. So today we are going to discuss about important points related to fisheries जो मेनली AFO के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलते हैं. फिशरीज़ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. सो बिफोर स्टडिंग फिशरीज़ आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि क्या हमें पढ़ना है, क्या हमें नहीं पढ़ना है. हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट जो भी हमारे एग्ज़ाम रेलिवेंट होते हैं, क्योंकि अभी हमने लास्ट ईयर से जितने भी हम फिशरीज़ के क्वेश्चंस देख रहे हैं तो सिर्फ सरफेस से क्वेश्चंस आ रहे हैं. लाइक बोटानिकल नेम हो गया, डायरेक्ट उनकी कुछ डिजीजेस से आ गए, तो अभी सरफेस से आ रहा है. तो अगर थोड़ा सा सरफेस और थोड़ा सा अगर डिटेल हम लोग कर लेंगे उनके बारे में थोड़ी थोड़ी, तो वो सफिशिएंट रहेगा. अभी डेप्थ में क्वेश्चन आने नहीं लगे हैं, तो हमें अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है. तो इसमें कुछ ही क्वेश्चन मेरे पास हैं जिनको आप देख सकते हो रेफरेंस के लिए, या फिर किस टाइप से हमें पढ़ना है. और ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट हैं. सो 3-4 वीडियोस के अंदर हम कवर कर लेंगे सरफेस के पॉइंट्स, यानी कि जिनसे आप करोगे ना तो आपकी 20 फिशरीज तक कंप्लीट हो जाएगी. और उसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्शनल, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो हम कंसेप्शनल फिशरीज को भी स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल AFO के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो देखते हैं फादर ऑफ इथियोलॉजी क्या होती है. फादर ऑफ यहाँ पे फादर ऑफ इथियोलॉजी, तो इसमें फादर में हम देखते हैं पीटर एट्रीटी. और इथियोलॉजी क्या होती है, जो हम लोग क्या करते हैं फिशेस की स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है. और इसके फादर कौन है, पीटर एट्रीटी. नेक्स्ट आता है सेंसरी स्ट्रक्चर क्या होता है फिश में, जिससे सेंसरी स्ट्रक्चर मतलब अगर कोई फिश है उसको कैसे पता चलता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है, तो उस चीज़ के लिए क्या होता है. तो ये हमारे पास जैसे फिश की स्ट्रक्चर होती है, तो आपने देखा होगा कि फिश की ये आई होती है और यहाँ पे एक लाइन होती है, लेटरल लाइन, इसी को बोला जाता है. तो ये लेटरल लाइन जो होती है वो उसको हेल्प करती है उसके सेंसरी ऑर्गन्स, यानी उसको सेंस कराने में कि उसके आसपास हो क्या रहा है. तो वो लेटरल लाइन सिस्टम होता है. वर्ड स्मॉलेस्ट फ्रेश वाटर फिश, स्मॉलेस्ट फ्रेश वाटर पूछा गया है, तो इतने बड़े बड़े नाम याद नहीं होते, तो इनको हम ट्रिक्स से कर सकते हैं. तो ट्रिक से हम करेंगे स्मॉलेस्ट फ्रेश वाटर फिश, तो इसको पांडा से याद रखेंगे कि पांडा जो है वो हमारा क्या है, वर्ड की स्मॉलेस्ट फ्रेश वाटर फिश से है. लार्जेस्ट कौन सी हो जाएगी, फिर लार्जेस्ट में देखो हुसो, यानी बहुत बड़ी बड़ी, हुसो ऐसे मान सकते हो तुम हाईएस्ट. तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर कौन सी हो जाएगी, हुसो. वर्ड की स्मॉलेस्ट मराइन फिश की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इवोटो से याद रख सकते हैं. इवोटा होगा तो वो स्मॉलेस्ट मराइन की होगी. ये ध्यान रखना है, ये फ्रेश वाटर की स्मॉलेस्ट है, यहाँ पे मराइन की स्मॉलेस्ट फिश है. वर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे. वर्ड की लार्जेस्ट मराइन, ये हमने स्मॉलेस्ट पढ़ लिया, अब लार्जेस्ट मराइन फिश पढ़ेंगे. लार्जेस्ट यानी राइनो से भी बड़ा आता है हमारे पास. और यहाँ पे कोडोन से भी याद रख सकते हो या डोन से भी याद रख सकते हो. तो ये सब क्या होते हैं, ये बड़े से आ जाएंगे. सो सिंपली इसको हम याद कर लेंगे चारों पॉइंट्स को एक साथ में, कि वर्ड स्मॉलेस्ट फ्रेश वाटर फिश कौन सी होती है. सो सबसे छोटी फिश कौन सी होगी, पांडा. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश कौन सी होगी, हुसो. और उसके बाद मराइन में फिश कौन सी होगी, इवाटा. और उसके बाद लार्जेस्ट कौन सी होगी मराइन में, राइनोकोनोडोपस. लाइफ साइकिल क्या होती है एक फिश की लाइफ साइकिल क्या होती है. मेनली तो हमने फिशरीज क्या कल्टीवेशन के पर्पज से पढ़नी है, कि हाँ भाई हमने फिश को करा पॉन्ड में और 1 साल के में जो है वो अपना मार्केटेबल प्राइस ले लेती है, मतलब साइज ले लेती है, और हम उसको बाहर कर लेते हैं, तो वो 1 साल लगता है. बट अगर जो नेचुरली मिलती हैं, जिनको हम कंज्यूम नहीं कर पाते, जो हमें नहीं पकड़ में आती, या फिर जो वेराइटीज ऑफ फिशेज हैं, वो 1 साल से लेके 120 साल तक जिंदा रह सकती हैं. तो बहुत बड़ा लाइफ स्पैन इनका होता है. कैप्चर फिशेज कौन से होते हैं, अब 2 टाइप की फिशेज होंगी, एक कैप्चर फिशेज होंगी, एक कल्चर फिशेज होंगी. कैप्चर फिशेज वो होंगी जो नेचुरली हमारे इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट हो और हम उनको डायरेक्टली जो है कैप्चर कर लेते हैं. उसमें हम ना तो उनको फीड डालते हैं, ना उनके लिए कुछ भी मेंटेनेंस करते हैं, हम कुछ नहीं करते. हम जस्ट जाते हैं लेक्स वगैरह में और ओशियंस में, और जस्ट हमने फिश वहाँ से निकाल ली, कैप्चर होगी. इसमें भी कैप्चर 2 टाइप की होती है, एक मराइन होती है, एक इनलैंड होती है. तो इनलैंड से हमें 60% तक हमारा प्रोडक्शन इनलैंड से आता है, वही मराइन से हमारे पास 40% आता है. सेकेंड टाइप आती है हमारे पास कल्चर फिशेज.
कल्चर फिशेज में क्या होता है, दो टाइप के होंगे। कल्चर फिशेज यानी जिनको हम कल्चर करते हैं। एक फार्मर अपने पोंड में कल्चर करेगा, वो वहाँ पे स्टॉकिंग भी देगा, वो वहाँ पे उनको फीड भी देगा, उनको जैसे हम लोग हमारे एनिमल्स को पालते हैं उस तरीके से वो पालेगा उनको, तो वो जाते हैं कल्चर फिशेज। उसमें दो टाइप का होगा कि वो फ्रेश वाटर का यूज़ करके जो फ्रेश वाटर फिशेज होती है उनको पाले, या फिर ब्रैकिश वाटर जिसमें साल्ट कंटेंट ज़्यादा होगा उसको पाल ले, उसकी मर्जी है। तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्या करेगा, उनको कल्चर करेगा। समअप कर लेते हैं इस पूरी स्लाइड को। आइसोलॉजी क्या होती है, फिश की स्टडी करना होता है, और ये एक ग्रीक वर्ड है, एज सबको पता ही है कि लोजी जिसके पीछे लग जाता है ग्रीक वर्ड होता है, और ये स्टडी ऑफ फिशेज हो जाता है। इसके फादर कौन से होते हैं, पीटर एट्री। सेंसरी ऑर्गन जो होता है ये हमारे पास, जैसे कि फिश है और फिश की आई होगी, और यहाँ पे माउथ से स्टार्ट होके वो लेटरल फिश यहाँ पे एक लाइन से बनती है जो कि उसको सेंसरी स्ट्रक्चर्स यानी सेंसरी उसकी हेल्प करती है, हमें सेंसरी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको सेंस करती है। स्मॉलेस्ट फ्रेश वाटर फिश, लार्जेस्ट पड़ली, मराइन की स्मॉलेस्ट, मराइन की लार्जेस्ट। लाइफ स्पैन क्या होता है, कैप्चर फिशेज कितने आती है, और इनलैंड और ब्रैकिश वाटर क्या होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने अभी बात करी कि फ्रेश वाटर कर सकता है वो या फिर मराइन में कर सकता है। तो फ्रेश वाटर में क्या होगी, फ्रेश वाटर में कौन कौन सी फिशेज जो होगा वो फार्मर वहाँ पे कल्टीवेट करेगा या फिर जिनको वो रियर करेगा। तो कार्प्स होगी, कार्प्स में हमारे पास यही आते हैं जिनका आपने कॉमनली अगर किसी ने भी एक बार के लिए फिशरीज उठाई है तो उसको पता होगा कार्प्स क्या क्या होती है। जैसे हमारी रोहू है, केटला है, मृगल है, कॉमन कार्प है, ग्रास कार्प है, सिल्वर कार्प है। तो ये सारी हमारे कार्प्स आते हैं। प्रॉन्स हो गए, मुरल्स हो गए, कैटफिश हो गई फिश, ठीक है। तो ये सब हमारी क्या होते हैं, फ्रेश वाटर फिशेज होते हैं। वही अगर हम ब्रैकिश की बात करें तो इसकी ट्रिक देख लो ब्रैकिश की। ब्रैकिश वाटर कहाँ मिलता है, सी में मिलेगा, यानी सी में आ गया। पर्ल स्पॉट याद कर लो, पर्ल स्पॉट तो वो भी आएगी। मड फिशेज जो कि यहाँ पे जो मड में मिलती है यानी वो भी ब्रैकिश होगा। तो ये सारे के सारे हम याद कर लेंगे किसमें आते हैं, ब्रैक फिशेज में आती हैं, ठीक है। फिन फिशेज यानी फिन फिशेज को ट्रू फिश भी बोलते हैं क्योंकि एक होते हैं जिनके फिन्स होते हैं और एक ऐसे भी फिशेज होते हैं जिनके फिन्स नहीं होते, तो उनको हम ट्रू फिशेज नहीं कंसिडर करते। पॉन्ड की बात करते हैं या फिर एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, सेमी इंटेंसिव की बात करते हैं जहाँ पे हम इन फिशेज को अब कल्टिवेट करना है। जहाँ पे एक्सटेंसिव फिशिकल्चर क्या हो जाएगा, जैसे हमने अभी बात करी थी लेक्स है या जो हमारी ओशियंस हैं, सीज हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, हम कोई भी सप्लीमेंट फीड नहीं दे रहे, ना ही हम वहाँ पे फिशेज की कुछ भी स्टॉकिंग कर रहे हैं, जस्ट नेचुरली है वो वहाँ पे। तो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया होगा 1 से लेके 5 हेक्टेयर तक, बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, अपने आप नेचुरली होता है, कुछ भी हम बाहर से सप्लीमेंट्री फीड उसको नहीं देते हैं। स्टॉकिंग वहाँ पे सबसे कम होगी, 5000 फिशेज पर हेक्टेयर हम वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। स्टॉकिंग बहुत कम होती है एक्सटेंसिव फिशेज में, अगर हम वहाँ पे स्टॉकिंग कर भी दें तो वो इतने सारे एरिया में फैल जाएगी और वहाँ पे स्टॉकिंग डेंसिटी हमारे पास कम रहती है एक्सटेंसिव की। फिर सेमी इंटेंसिव आ जाता है। सेमी इंटेंसिव में एरिया कम हो जाएगा 0.1 से लेके 1 हेक्टेयर तक, और स्टॉकिंग जो होती है एक्सटेंसिव वाली से थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 10,000 से लेके 50,000 तक स्टॉकिंग डेंसिटी हो जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें इंटेंसिव की, तो इंटेंसिव एरिया थोड़ा सा एरिया होगा, मैनेजमेंट हम अच्छे से कर पाएंगे, सर्वेलेंस हम अच्छे से कर पाएंगे और उसको फीड भी देंगे। तो यहाँ पे हमारे प्रॉफिट सबसे ज़्यादा निकल के आएगा। प्रॉफिट सबसे कम कहाँ निकल के आएगा, एक्सटेंसिव फिशिकल्चर में निकल के आएगा। वहीं इंटेंसिव में प्रॉफिट ज़्यादा होगा, एरिया कम होगा तो स्टॉकिंग भी सबसे ज़्यादा होगी। इसको ध्यान रखना है, ये मत सोचना 10 से 50 लिखा हुआ तो इसकी तो स्टॉकिंग डेंसिटी कम है, बिल्कुल भी नहीं है। ये पर हेक्टेयर फिशेज की बात चल रही है और यहाँ पे 5000 फिशेज पर हेक्टेयर की बात चल रही थी, और यहाँ पे सिर्फ हम 1 हेक्टेयर के अंदर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा, सॉरी यार मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा, यानी 1 मीटर में हम 10 से 50 फिशेज डाल देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, सम अप कर लेते हैं सारा एक बार। तो हमने देखा फ्रेश वाटर फिशेज कौन कौन सी होती है। फ्रेश वाटर फिशेज होती है कार्प्स, प्रॉन्स, म्यूरिगल, कैटफिशेज। ब्रैकिश वाटर में क्या क्या आ जाएंगी, ब्रैकिश वाटर में हमारे पास आ जाएगा सी बास आ जाएगा जो कि सी से याद करा है, पर्ल मिल जाएंगे, मोती मिल जाएंगे, मड फिशेज आ जाएंगे, फिन फिशेज आ जाएंगी, वो क्या आ जाएंगे हमें ब्रैकिश में आ जाएंगे। एक्सटेंसिव क्या हो जाएगा, जिसमें हमारे पास लो यील्ड आएगी और वहाँ पे हमें ना तो सप्लीमेंट्री फीड देना है, ना ही हमें वहाँ पे स्टॉकिंग की ज़्यादा टेंशन लेनी है, स्टॉकिंग डेंसिटी वहाँ कम होगी। फिर सेमी इंटेंसिव होगा जो एक्सटेंसिव इंटेंसिव के बीच में रहेगा कहीं पे,
इंटेंसिव में एरिया कम रहेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगी, हमारी स्टॉकिंग भी ज़्यादा रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ पैरामीटर्स की। लाइक अब फार्मर जो है वो अपना पॉन्ड बनाना चाह रहा है, तो उसको क्या क्या मेजर्स उसको ध्यान में रखने हैं। तो पीएच कितना रहना चाहिए पॉन्ड का, नियर बाय न्यूट्रल के आसपास, और ये 8 तक पीएच जा सकता है, यानी 7.5 से लेके 8 तक वो अपना पीएच रख सकता है पॉन्ड का, ये पॉन्ड है। नेक्स्ट आता है ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको कितना रखना है। तो क्या होता है ना, फिशेज जब कोल्ड वाटर होता है, या फिर आपने भी देखा होगा जब सर्दियाँ होती हैं तो पानी बहुत ठंडा हो जाता है। सर्दियाँ रहेंगी तो उसमें क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजन डिजोल्व होता है वो कम मिल पाता है, और वहीं गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन जो होता है फ्लो वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पे मॉडरेट रहना चाहिए। हमारे पास ज़्यादा कम टेम्परेचर में अच्छे से काम नहीं करती। मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम करता है जब टेम्परेचर इनका कितना रहता है 26 से 31। अब ये याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, जो इससे मैंने आपको बताया है। क्योंकि देखो जब गर्म पानी पीते हैं, अब हम पीते हैं ना, जैसे गर्म पानी पीते हैं, सब बोलते हैं सुबह उठ के गर्म पानी पीना चाहिए, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। सेम ऐसा ही होता है फिशेज के अंदर भी। जब टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा या फिर थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर रहेगा ना पानी का, तो उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे वहाँ पे। कार्बन डाइऑक्साइड कितना टॉलरेट कर सकते हैं, मान लो अभी सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, या फिर रात के टाइम पे जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और उनमें फिशेज भी हैं, प्लांट्स भी हो जाते हैं हमारे, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। तो वो तब तक कितने कार्बन डाइऑक्साइड तक वो टॉलरेट कर लेंगे, वो 100 mg पर तक वो अपना जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेंगे। आइडियल ऑक्सीजन पॉन्ड में कितना रहना चाहिए, तो 7 to 9 mg तक जो है वो हमें आइडियल ऑक्सीजन को पॉन्ड में रखना ही रखना है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आईबीपीएस पूछता है, और ये तो पता ही होगा कि डाटा से रेलिवेंट तो पूछना ही पूछना, और ये तो बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये 4 पॉइंट को तो आप नोट डाउन या फिर अभी की अभी याद कर लो। पीएच कितना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड की लिमिट, और आइडियल ऑक्सीजन कितना चाहिए होता है। नेक्स्ट आते हैं पॉन्ड्स की क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो ब्रीडिंग पॉन्ड होता है। ब्रीडिंग पॉन्ड में क्या करते हैं, हम ब्रीडिंग कराते हैं, हमें एग चाहिए हैं, ठीक है। तो हम मेल और फीमेल, जो मैच्योर मेल फीमेल फिशेज होंगे उनको हम एग में रख लेंगे। जो होते हैं इनमें फिशेज जो होंगी वो अपने एग रिलीज करेगा, और जो मेल फिश होगा वो स्पर्म रिलीज करेगा, और जस्ट हमें यहाँ पे ब्रीडिंग पर्पज के लिए रखना है उनको। उसके बाद आता है हैचरी पॉन्ड। हैचरी पॉन्ड में हमें करना है, जो हमने ब्रीडिंग पॉन्ड लिया था ना, उनमें से अब फर्टिलाइज जो सीड हो जाएंगे ना, उनको हम कलेक्ट कर लेंगे हैचरी पॉन्ड में, और वहाँ पे एग्स को रखेंगे जब तक वो हैच नहीं हो जाते, इसीलिए उनको बोला जाता है हैचरी पॉन्ड। नेक्स्ट आता है नर्सरी पॉन्ड। अब वो जैसे ही सीड से बाहर आएंगी, एग से जब लार्वा बाहर आएगा तो वो स्पोन बनता है। सबसे पहले क्या होता है लाइफ साइकिल इनका, सबसे पहले एग होता है, एग हैच होके यहाँ पे स्पोन बनाता है, और स्पोन के बाद में जो है यहाँ पे फ्राई बनता है, फ्राई से फिंग्रेलिन बनता है, और फिर अडल्ट बन जाता है। तो यानी एग तो हमारे कहाँ पे हुआ, ब्रीडिंग पॉन्ड में हुआ, और एग से जब तक वो स्पोन नहीं हो रहा, यानी जब तक हैचिंग नहीं हो रही है एग की, तब तक वो ब्रीडिंग पॉन्ड में रहेगा, हैचरी पॉन्ड में रहेगा। फिर जैसे ही वो हैच हो गए, तो यानी स्पोन से जब तक वो फ्राई नहीं बन जाते तब तक हम उसको नर्सरी पॉन्ड में रखते हैं। नर्सरी पॉन्ड में कब से कब तक रखते हैं, स्पोन से जब तक क्या नहीं बन जाते, स्पोन से जब तक हमारे पास वो फ्राई नहीं बन जाते तब तक हम उसको नर्सरी पॉन्ड में रखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास रियरिंग पॉन्ड। रियरिंग पॉन्ड में हम फ्राई से फिंग्रेलिन रखते हैं, फ्राई से फिंग्रेलिन लगते हैं, और फ्राई से फिंग्रेलिन जाने में एक फिश को 30 से लेके 60 दिन लग सकते हैं। स्टॉकिंग फिश में क्या होता है, यहाँ पे हम स्टॉक कर देते हैं। अभी हम फिंग्रेलिन से लेके, फिंग्रेलिन यानी हमारी फिंगर की साइज की हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर तक की हो जाएगी। फिर हम जब तक हमारे मार्केटिंग में नहीं पहुँच जाता, जब तक हमें डिजायरेबल साइज नहीं मिलता, उसको हम लोग स्टॉकिंग पॉन्ड में रखेंगे, और उसको CaCl कैल्शियम कार्बोनेट और काउडंक से उसको फर्टिलाइज करते रहेंगे, उनको फीड देते रहेंगे। फिशिंग मेथड इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिशिंग मेथड कौन सा यूज़ किया जाता है इंडिया में, तो शेन, बीच और पर्स जो मेथड होता है वो यूज़ किया जाता है इंडिया में फिशिंग मेथड के लिए। इंडिया फिश एक्ट कब आया था, तो 1847। जो भी एक्ट्स होंगी, जो भी इंस्टीट्यूट रहेंगे, इनसे वो याद करने, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन में आए नहीं, और इंस्टीट्यूट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, तो इंस्टीट्यूट वगैरह सारे याद कर लेंगे।
कोस्टल फिशिंग स्टेट्स कौन कौन से होती है, यानी कि वो स्टेट्स जो कि हमारी सी से लगती हुई है। तो हमें पता है गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। तो इन सब में क्या होगा हमारे पास, इन स्टेट्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, मराइन की फिशिंग जो होती है, मराइन की कोस्टल फिशिंग स्टेट हैं ये। फिर आता है हमारे पास फिशिंग यूटी, यानी कि कौन कौन से फिटिंग यूनियन टेरेटरीज हैं। यूनियन टेरेटरीज हमारे पास दो होंगी, दमन एंड दाऊ और पौंडीचेरी। ठीक है, कौन कौन सी होंगी फिशिंग की यूटीज, दमन एंड दाऊ और पौंडीचेरी। आइलैंड टेरेटरीज कौन कौन सी हमारे पास, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप हमारे पास आइलैंड है, ये दोनों आइलैंड है, इसे लिया जाएगा। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है, कितनी डिस्ट्रिक्ट पड़ जाएंगी, ऊपर हमने पढ़ा था स्टेट्स जो कि 9 थी, और डिस्ट्रिक्ट्स कितनी आ जाएंगी, 66 आ जाएंगी। कोस्टल लाइन यानी गुजरात से लेके और जो हम यहाँ पे पहुंचे थे वेस्ट बंगाल तक, और यहाँ पे तमिलनाडु और ये सारा का सारा, तो कितना पड़ जाता है वो 18 पड़ जाता है। और लैंड लेंथ कितनी बन जाती है, 54 से लेके 22.6 किलोमीटर हो जाती है। वो कौन सा पीरियड था जब जहाँ पे गोल्डन एज बोला गया था फिशेज के लिए, तो वो दिवोनाइन फेज था। ठीक है, जहाँ पे कि हमारे पास सबसे ज़्यादा गोल्डन फेज बोला गया फिशेज के लिए। नेक्स्ट आता है फ्रांस में, फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसमें फिश का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है पॉइजन। और ट्यूनिकेट इंक्लूड, ट्यूनिकेट्स में क्या क्या आता है, तो ट्यूनिकेट्स की जब बात करेंगे तो ट्यूनिकेट एक टाइप की यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्पीसीज हो जाएगी एक्वाटिक फिशेज में। तो उसमें आता है सी स्क्वैड्स, ये आपको याद करना पड़ेगा, लाइक एक क्लासिफिकेशन होता है, जैसे हम इंसेक्ट्स में पढ़ते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर में क्या क्या आएगा, आर्चिडा के अंदर में कैसे आएगा, तो उसी तरीके से ये फिशेज की क्लासिफिकेशन में है। ट्यूनिकेट क्या होता है, सी स्क्वैड्स आते हैं इसमें। फिर एक टाइप की फिश होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन सी फिश होगी, तो वो होती है नार्सिनिटिमेलिया फिश। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक ऑर्गन फिश, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है इनके पास एक। रैबिट की फिश फैमिली कौन सा होता है, लाइक ये वही क्लासिफिकेशन से है, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पिछली बार एंटोमोलॉजी से आया था, तो फिशेज की भी जरूरी हो जाती है, मतलब सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट। लाइक रैबिट फिश फैमिली क्या हो जाती है, सिग्निमाइडी आ जाती है। डिस्कस क्या होता है, डिस्कस क्या होता है, जो फिशेज होंगी ना वो अपने पेरेंट का म्यूकस पे फीड करेंगी, तो वो क्या हो जाता है, डिस्कस आ जाते हैं। डाइएटम्स देखिए, छोटे छोटे पॉन्ड्स के अंदर रहते हैं ये छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आप इनको बोल सकते हैं, पता नहीं मल्टी सेलुलर है ये समथिंग कुछ, पर ये प्रोकैरियोटिक ऐसा सा कुछ है जहाँ पे कि इनके ऊपर फिशेस फीड करती हैं। तो सेलवोल जो है डाइएटम का, वो सिलिकॉन से बना हुआ होता है। नॉर्मल स्ट्रेंथ कितनी चालनी है फॉर्मलिन प्रिजर्वेटिव की, अब ये हमारे पास आ जाता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में। जब हम फिशेज का पोस्ट हार्वेस्ट कर लेते हैं, उनको ज़्यादा देर तक स्टोर रखने के लिए हमारे पास कितनी फॉर्मलिन प्रिजर्वेटिव हम वहाँ पे डालेंगे, 14% तक का फॉर्मलिन हमारे पास वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑफ फ्लेवर इन फ्रेश फिशेज। फ्रेश फिशेज हमने कर ली, फ्रेश फिशेज में से फिर वो जो ओवर, अब ये थोड़ा सा ना आपको आइडिया मिल जाएगा कि फिश की पोस्ट हार्वेस्ट में से कैसे किस टाइप के क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पे आ जाता है फ्रेश वाटर प्रॉन में जो है वो किस टाइप की एक ऑफ स्मेल फ्लेवर आती है, तो वो जियोस्मिन की वजह से जो होता है एक फ्लेवर आता है, फिशेज में से एक स्मेल आती है टाइप ऑफ स्मेल, तो किसकी वजह से आता है, जियोस्मिन के लिए आते हैं। फिर फ्रेश वाटर प्रॉन में फ्रोज या टू पोस्ट हार्वेस्ट मोल्टिंग। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, कितनी बार होता है, ठीक है, तो मोल्टिंग कितनी बार होता है, 10 बार होता है प्रॉन के अंदर। हिपोकैमस क्या होता है, हिपोकैमस सी हॉर्स जो होता है ना उसको हिपोकैमस बोला जाता है। ग्रास कार्प कहाँ से मिली है, इसका साइंटिफिक नेम आइडिलस करके कुछ है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म ही याद करी है मैंने इनकी ताकि एग्जाम में जल्दी याद आ जाए। पूरा नाम कोई नहीं पूछता, अगर आपसे साइंटिफिक नेम नहीं याद होते हैं पूरे कि भाई पता नहीं क्या है, तो उसको छोटा सा कुछ ऐसा कर लो जो किसी और साइंटिफिक नेम से ना मिलता हो। तो ग्रास कार्प का आइडिलस करके कुछ है, तो इसमें ग्रास कार्प का नेटिव कौन कौन सा है, चाइना और रशिया। इस हेटेरोट्रोफिकस ये जो होता है वो एक टाइप का कैजुअल ऑर्गेनिज्म होता है, तो इसकी वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है, व्हाइट स्पॉट डिजीज हो जाती है। डिजीजेस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, जब भी हम फिशरीज पढ़ेंगे तो डिजीजेस को अवॉइड नहीं करना है। आप 2-3 बार डिजीजेस को पढ़ेंगे, उनके सिम्टम्स को आप लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, इतना कुछ नहीं है, आप 2-3 बार उस टॉपिक को पढ़िए।
और फिर पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। हो सकेगा तो डिजीज़ का जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहता है, तो डिजीज़ का जो है वो एक शॉर्ट ट्रिक्स या फिर लाइक ऐसा कुछ करके आपके लिए ले आएंगे। उसके बाद आता है मेजर कॉज। क्या होता है मोर्टेलिटी का, मतलब ज़्यादा जो डेथ्स होती है फिशेज में, उसका मेजर कॉज क्या हो जाता है? ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता उनको। फ्रेश वाटर मसल्स फॉर पेर्ल प्रोडक्शन। कौन कौन सी ऐसी फ्रेश वाटर मसल्स हैं जिनसे हमें पेर्ल का प्रोडक्शन हो जाता है? तो वो कौन कौन सी हैं? देखो, पर्ल क्या होते हैं? मोती, मोतियों को पर्ल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो मैली, मैली से माला बनाते हैं, मोतियों की क्या बनेगी? माला बनेगी। या फिर रोप, फिर वो माला किस तरीके से दिखेगी? ऐसे दिखेगी जैसे कोई रस्सी है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं। थैंक यू। और पता है अभी अभी हमने कम से कम भी 30 to 40 क्वेश्चंस जो है फिशरीज के कर लिए हैं। अगर आपने पहले कभी फिशरीज नहीं पढ़ी तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं किस टाइप से हमें प्रिपेयर करना है फिशरीज को। ज़्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, जो समझ आता है सरफेस से वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ज़्यादा डेप्थ में मत जाना बल्कि, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन को वहाँ पर प्रैक्टिस करना है, और भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए। तो इस टाइप से, और ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।